हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस को, जहां पर हम देखते हैं कि भाई जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो जब आपका रूरल गवर्नमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्या उसकी हिस्ट्री रही है, कैसे वो आगे बढ़ा है, और कौन कौन सी गवर्नमेंट में उसने अलग अलग तरह के जो भी उसमें इंसिडेंट रहे, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये आपका रहने वाला है, तो ये सेशन जो है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है। हम्म, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ऑल एग्ज़ाम स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये ऑल एग्ज़ाम रेलेवेंट आपका इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। एग्ज़ाम में जो मोस्टली पूछे जाते हैं, कौन सी कमेटी थी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कब अप्लाई हुआ, क्या हुआ, सारी इसकी हिस्ट्री, बहुत बहुत सी अलग कमेटीज़ भी बनी थी, क्योंकि एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका पंचायती राज का जो गवर्नेंस सिस्टम है, रूरल गवर्नेंस सिस्टम है, वो आपका बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पंचायती राज और लोकल गवर्नेंस। तो इसको हम कंप्लीट देखने वाले हैं। इसमें पूरा का पूरा जो भी आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जिससे बनते हैं, वो सारा का सारा हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी एग्ज़ाम आपका होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है या फिर किसी भी अदर स्टेट से आप अगर देख रहे हैं, तो उस स्टेट के लिए, क्योंकि ये जो आपका है ना, ये रूरल गवर्नमेंट सिस्टम है, पॉलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे पटवार हो, ठीक है, जहाँ पे पुलिस एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसआई हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, तो कहीं पे भी इससे क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनते हैं। तो बिना वक्त जाए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, लोकल गवर्नेंस सिस्टम है फॉर द वेलबींग। जो ये लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, ये आपका, इसका जो पर्पस था वो आपका लोकल कम्युनिटीज़ एंड रूरल डेवलपमेंट था। आप जानते हैं, जैसे ही आपका इंडिपेंडेंस होती है, भारत आज़ाद होता है, तो उसके बाद जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोग थे, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाए। तो यहाँ पे जब हम लोकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि स्टेट, अब स्टेट के तो आपके अपने सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम होगा ही, जो भी वहाँ का एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके अंदर भी आपका जो रूरल है, रूरल का भी एक अपना गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए। ये यहाँ पे बात सामने आती है। तो ये 1992 के अंदर जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आपका 1992 के अंदर 1952 के अंदर आता है, सॉरी, 1952 के अंदर आता है, जब आपके पीएम भारत के कौन थे, नेहरू जी आपके जब पीएम थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, पहला इलेक्शन हुआ था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आपका एक जो कमेटी बन के तैयार होती है, वो है आपकी बलवंत राय। हालांकि आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि भाई किसकी रिकमेंडेशन पे जो आपका पंचायती राज आ, जो है हमारा एस्टेब्लिश हुआ है, तो वो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी है। तो जो आपका 1952 में आपकी अपॉइंट होती है, और ये अपनी रिपोर्ट 1957 में हाँ सबमिट करती है। तो वहाँ पे बहुत सारी इसकी रिकमेंडेशन रहती है कि भाई जो रूरल गवर्नमेंट सिस्टम होगा उसमें किस तरह का होगा, कि भाई ये 3 टायर, इनके 3 स्तर होंगे। हम बोलते हैं 3 टायर्स होंगे, जैसे आपका विलेज लेवल पे होगा, ब्लॉक लेवल पे होगा, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो 1953 का है, एंड इस दौरान आपका जो है बलवंत राय मेहता कमेटी की अपॉइंटमेंट होती है। तो रिकमेंडेशन के अंदर जब हम बात करते हो, तो थ्री टायर होती है, ठीक है। 3 टायर यानी कि पहले आपका पंचायत है, जैसे हमारा विलेज, विलेज लेवल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पंचायत आता है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें ब्लॉक लेवल की, ब्लॉक लेवल में आपका क्या आता है, पंचायत, पंचायत समिति आता है। तो पंचायत समिति, एंड देन आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है जिला परिषद। तो ये बातें यहाँ पे सामने आती है किसके अंदर, बलवंत राय की जो रिकमेंडेशंस थी
वहाँ पे ये चीज़ आते हैं। जैसे हम मैंने यहाँ पे आपको लिखा भी है 3, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला आपका हो गया पंचायत, ठीक है, पंचायत हो गया, एंड सेकंड में पंचायत समिति हो गया, पंचायत समिति, एंड द थर्ड वन इज जिला परिषद। और यहाँ पे जो इसका हेड होगा वही आपका, जैसे यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। एंड यहाँ पे जो बलवंत राय कमेटी है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका पंचायत समिति है दैट विल बी द एग्जीक्यूटिव, ये आपकी एक एग्जीक्यूटिव, एक मिनट इसका लेता हूँ, दैट विल बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जैक्टली, दैट विल बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, पंचायत समिति, and the panchayat samiti will be the executive body and the जिला परिषद will be the advisory body। ये आपकी क्या होगी, एडवाइजरी बॉडी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि बलवंत राय जो कमेटी बनी वहाँ पे ये सारी रिकमेंडेशन, बहुत सारी रिकमेंडेशन इसकी सामने आती है। और ये 1952 और 1957 में अपना क्या है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। 3 टायर हमने देख लिया। इसका जो हेड होगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका हेड होगा। ये बात आपकी कहाँ पे आती है, वो आपकी बलवंत राय कमेटी के अंदर ये सारी चीज़ें हमने देखी है, वहाँ पे ये रिकमेंडेशन हमें मिलती है। तो उसके बाद जब बलवंत राय कमेटी बनती है, उसके बाद हालांकि काफ़ी समय के बाद, ठीक है, हमारी जो फर्स्ट पंचायत है वो आपकी इस्टेब्लिश होती है। कहाँ पे वो इस्टेब्लिश होती है आपकी 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान के अंदर, ठीक है, पहली पंचायत, the first panchayat that was established in the Nagaur district in the Rajasthan, and the second is established in the Andhra Pradesh. The second government local rural governance system was established in the Andhra Pradesh. At present, there are some states which are, although not are going to establish the Panchayati Raj, because they are listed as just like West Bengal, where Darjeeling Gorkha Hill Council is working as the rural governance system. So at present, mostly 90% establishment complete हो चुका है, ठीक है। तो 90% एस्टेब्लिशमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं 1959 में सिर्फ 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपकी पंचायती राज का गठन होता है। तो उसके बाद आपकी अशोक मेहता कमेटी आती है। हालांकि इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। उसके बाद 1977 में जब आपकी जनता पार्टी बनती है इंदिरा गांधी के बाद, ठीक है, आफ्टर इंदिरा गांधी देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ जनता पार्टी, मोरारजी देसाई के टाइम की बात है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1977 जनता पार्टी अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरारजी देसाई अपॉइंटेड द अशोक मेहता कमेटी ऑन द पंचायती राज। तो पंचायती राज पे अशोक मेहता कमेटी आती है। और यहाँ पे बोला गया, जो अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने ये बोला कि भाई ठीक बात है कि भाई यहाँ पे 3 टायर होना चाहिए, ठीक है, 3 टायर सिस्टम तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश्ड सेपरेटली, ठीक है। जो न्याय पंचायत है आपकी, वो आपकी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लोक अदालत में भी, आपने इसको पढ़ा होगा, लोक अदालत जो होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो वहाँ का जज होता है उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है और उसके जो राइट्स होते हैं, पावर्स होती है, वो एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के बराबर होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के बराबर होती है, तो इक्विवेलेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में एग्जाम में आपसे इतना पूछा जाएगा कि भाई अशोक मेहता कमेटी किससे आपकी रिलेटेड है, किस चीज़ के लिए इसको आपका अपॉइंट किया जाता है। तो पंचायती राज 1977 जनता पार्टी। तो रिकमेंडेशन में आपका क्या है कि भाई 3 टायर होना चाहिए। न्याय आपकी जो पंचायत है वो आपके अलग से सेपरेटली एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो इसके बाद आते हैं जीवी के राव कमेटी। ये आपकी 1986 में
That was established in the 1986. This committee was appointed by the Planning Commission of 1985 का जो नया प्लानिंग कमीशन है उसके अंदर इसका अपॉइंटमेंट होता है GVK राव। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आती है, वो ये है कि इसकी जो रिकमेंडेशन, जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन इसकी है वो है आपकी DDO। GVK राव जो आपकी कमेटी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन जो भी इसमें बताया गया है उसमें ये होता है कि भाई इनका ये मानना था कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है उसकी पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर की जो बाकी लगभग इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो सबकी सेम थी, लेकिन इसका थोड़ा सा ये था कि भाई जो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है उसकी पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होना चाहिए डेवलपमेंट के मामले में डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये बात GVK राव कमेटी 1986 के अंदर आपकी फॉर्म होती है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन में आपका इंपॉर्टेंट ये है कि भाई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आपकी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट। The next one is Dantwala committee that was established in the 1978 for the block development, ठीक है। यहाँ पे इसने जो रिपोर्ट की थी वो ब्लॉक डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, यानी कि ब्लॉक जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए दंतवाला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, उसमें भी यही था कि भाई ब्लॉक का भी एक आपका एग्जीक्यूटिव हेड होना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए एक एग्जीक्यूटिव हेड होना चाहिए ब्लॉक के अंदर। एंड जो हनुमंत राव कमेटी है वो 1984 में आपकी आती है, और उसमें ये चीज़ होती है कि भाई और उसने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग का जो आपका जो हेड होना चाहिए वो या तो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए या फिर आपका कोई मिनिस्टर होना चाहिए, ये यहाँ पे आपका तय होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि भाई ये कब फॉर्म होती है, 1984 के अंदर होती है, और ये 1978 के अंदर आपकी फॉर्म होती है। फिर आता है आपका LM सिंघवी कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो LM सिंघवी कमेटी है ये आपकी 1986 में, ये कमेटी भी आपकी 1986 में ही फॉर्म होती है, और जिसने अपना 1987 के अंदर ये अपनी क्या रिपोर्ट को सबमिट करती है, ठीक है। ये राजीव गांधी के टाइम की बातें हैं, ठीक है, जब आपकी राजीव गांधी की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है। तो दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द राजीव गांधी। द कमेटी सजेस्टेड द न्यू चैप्टर शुड बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो ये बातें हो रही थी कि भाई जो भी रिकमेंडेशंस आई कि भाई इस तरह से होना चाहिए, 3 टायर होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आपकी फिलअप होनी चाहिए, इस तरह की पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, फाइनेंस कमीशन आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी रिकमेंडेशन यहाँ पे आती है। लेकिन जो आपका LM सिंघवी कमेटी है 1986-87 में अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ये बोलते हैं कि भाई न्यू चैप्टर शुड बी एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई जो आपका पंचायती राज है, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पंचायती राज है, इसको लेकर आपका एक न्यू चैप्टर शुड बी एडेड, ठीक है, न्यू चैप्टर शुड बी एडेड। जैसे हम बोलते हैं भी आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल जो 40 है जो कि आपका DPSPs के अंदर आता है, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डिस्क्राइब्स द लोकल गवर्नेंस सिस्टम, कि भाई आपका जो रूरल डेवलपमेंट के लिए आपका एक लोकल गवर्नेंस सिस्टम होता है विच डिफाइंस ऑल्सो डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम। So the LM Singhvi committee established by the Rajiv Gandhi government in 1986-87 submitted its report. Then it suggested that the new chapter should be added to the constitution. So very important, LM Singhvi committee is also related to the Panchayati Raj governance. And thereafter PK Thangon committee was appointed to examine the political and administrative structure in the district for the district planning के लिए ये कमेटी भी फॉर्म होती है, ठीक है,
ये आपकी 1988 में आपकी फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो कमेटी है ये आपकी 1988 के अंदर फॉर्म होती है। तो ये आप समझ सकते हैं पंचायती राज का भी इसमें ये बोला गया कि भाई जो टेनर है वो आपका कितना होना चाहिए, वो 5 ईयर होना चाहिए। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन विल बी द 6 मंथ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सेशन का जो टाइम है वो आपका कितना होना चाहिए, 6 महीना आपका होना चाहिए। एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द, ये आपका लगभग रिकमेंडेशन आपकी सेम थी। ठीक है, रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, रिकमेंडेशन लगभग सभी की सेम थी जो भी कमेटीज फॉर्म हुई है। मैक्सिमम ने ये बोला कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है दैट शुड बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द जिला परिषद, यहाँ पे ये बात बोली है। उसके बाद आती है गैडगिल कमेटी, ये भी आपकी 1988 में फॉर्म होती है। ठीक है, एंड इट फॉर्म द बेसिस, ठीक है, इट फॉर्म द बेसिस फॉर द जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिस फॉर्म करती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की भी बात होती है, इलेक्शन की बात होती है, रिजर्वेशन की भी यहाँ पे बात होती है, SC ST। हालांकि ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस जो गैडगिल कमेटी है, ठीक है, हम बात करते हैं VN गैडगिल। ठीक है, VN गॉडगिल जो थे, उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर एक कमेटी फॉर्म होती है 1988 के अंदर पंचायती राज की पॉलिसीज़ के लिए, कि भाई किस तरह की पॉलिसी आपकी डेवलपमेंटल जो पॉलिसी है किस तरह की होनी चाहिए। तो जो गैडगिल कमेटी है, VN गैडगिल कमेटी, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द पंचायती राज। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द, अब हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे पूछ लिया जाए कि भाई PK तंगटन कमेटी, गैडगिल कमेटी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 1988 एंड फॉर्म द बेसिस। ठीक है, तो ये सारी कमेटीज़ आपने अभी तक पढ़ी है, यहाँ हम एक बार रिवाइज करते हैं। अशोक, सबसे पहले बलवंत राय कमेटी हमने देखा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई पंचायत कहाँ पे देखी हमने, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में। एंड देयर आफ्टर द हमने देखा GVK अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, एंड दंतवाला कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, PK थंगाउन कमेटी, एंड गैडगिल कमेटी, VN गैडगिल कमेटी। सो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई बहुत सारी कमेटीज़ की रिकमेंडेशन के बाद एक पंचायती राज जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, द स्कीम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द स्टेट्स, सो ये आपका स्टैब्लिश होता है। तो उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज। यहाँ पर अब आती है बात कि भाई जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है वो आखिर पास कब हुआ है, कौन, आखिर इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1989 के अंदर, 1989 के अंदर लोकसभा में, लोकसभा के अंदर जो बिल है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो बिल है वो आपका पेश होता है। ठीक है, किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के अंदर, लेकिन that was opposed, it was opposed by the Rajya Sabha and declined। ठीक है, ये डिक्लाइन हो जाता है, पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। तो जो आपका राजीव गांधी का जो सपना था पंचायती राज को लेके वो यहाँ पे अधूरा हो जाता है और उसके बाद उनका निपटारा हो जाता है। ठीक है, तो जो राजीव गांधी है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपका जो 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो इस थोड़ा सा फेडरल सिस्टम की ओर जा रहा था। ठीक है, वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा था, वो आपका जो फेडरल सिस्टम है उसको थोड़ा सा अपोज कर रहा था, सेंट्रलाइजेशन की तरफ वो ज़्यादा जा रहा था। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे देखने को मिलता है 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। उसके बाद VP सिंह की जो गवर्नमेंट बनती है 1989 के अंदर VP सिंह की गवर्नमेंट बनती है और उन्होंने जून 1919 के अंदर, जून 1990 के अंदर 2 डे कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 2 डे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया, 2 डे कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया जहाँ पे आपके सारे स्टेट्स के कौन थे, मिनिस्टर्स थे। ठीक है, सारे स्टेट के मिनिस्टर थे और उनका भी जो बिल है, उनका भी जो न्यू बिल था, उन्होंने एक नया बिल यहाँ पे लेके आए पंचायती राज को लेके, और वो भी आपका राज्यसभा में, वो भी आपका राज्यसभा में आपका हटा दिया गया, यानी कि वो पास नहीं हुआ। तो VP सिंह ने कोशिश करी, राजीव गांधी ने कोशिश करी
उसके बाद दोबारा से जब वीपी सिंह की सरकार गिरती है, उसके बाद दोबारा से क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव 1990 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पीवी नरसिम्हा राव यूज टू डिलीट द एस्पेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। जो आपके क्रिटिसिज्म के एस्पेक्ट्स थे, फैक्ट्स थे उसके अंदर, हर बिल के अंदर, उनको हटाने की कोशिश की। वो चाहते थे यूनिटी, कि ताकि आपको यूनिटी, सभी लोग इसको अपोजिशन ना मिले। इसीलिए जब उन्होंने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, 1990 के अंदर, ठीक है, और 1991 के अंदर, सॉरी 1990s में तो पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार बनती है, तो 1991 के अंदर जब हम बात करते हैं 22 दिसंबर को ये आपका लोकसभा से पास हो जाता है। 22 दिसंबर को ये लोकसभा से पास होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, दैट वाज पास्ड इन 22nd December 1991, एंड फ्रॉम द राज्यसभा 23rd दिसंबर राज्यसभा। और आपको पता है कि कभी भी कोई भी जो बिल है वो एक्ट कब बनता है, जब उसके लिए एक प्रेसिडेंट, जब आपकी प्रेसिडेंट की जो असेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट की असेंट की हमें ज़रूरत होती है, रिकमेंडेशन वहाँ से वो पास होना ज़रूरी होता है, देन वो आपका एक्ट जो है आपका बिल बन जाता है, सॉरी वो जो बिल है वो आपका एक्ट बन जाता है, सॉरी फॉर दैट। एंड और हम देखते हैं 20 अप्रैल 1993 1992 1993, 20 अप्रैल 1992 के अंदर जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो आपका पास हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये 24 अप्रैल, ठीक है, 1993 से आपका एक्ट बन जाता है, ठीक है। ये आपका 1991 में जब आपकी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, ठीक है, आपने खूब इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो 1991 1992 के अंदर आपने देखा होगा 1992 दिसंबर, फिर आपका 1993 का आपका जो आपका लागू आपका 24 अप्रैल 1993 में होता है, ठीक है। तो 1990 दिसंबर 1992 में आपका ये पास होता है यहाँ से लोकसभा के अंदर, और 23 दिसंबर 1992 के अंदर पास होता है राज्यसभा के अंदर। देन आपका ये 20 अप्रैल को इससे को प्रेसिडेंट की पॉजिटिव कंसेंट के मिलता है और वो आपका एक्ट बन जाता है। और इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर लेता हूँ ताकि मैं यहीं पे सारे पॉइंट्स लिख पाऊँ। पूरा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन इससे बने तो आप उसको आसानी से कर पाओ, ठीक है, एटलीस्ट आप उसको आसानी से कर पाओ। अब आता है 11th शेड्यूल। 11th जो शेड्यूल है उसमें आपके 29 सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स है, ठीक है। जैसे आपका हम देखते हैं कि भाई फैमिली के लिए डेवलपमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे इसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आता है पीसा एक्ट, यानी कि जो आपके 5th और 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल के अंदर थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। एट प्रेजेंट जो आपका 1996 का था, जो पीसा एक्ट है, ये आपका एक्सटेंशन था, ये आपका पंचायती राज के एक्सटेंशन के लिए ये एक्ट सामने आता है 1996 के अंदर, पीसा एक्ट, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको सिर्फ डेट पूछा जाएगा कि भाई किस स्टेट में या फिर कौन से सन में आपका जो पीस एक्ट सामने आता, और इम्पॉर्टेंट ये रिलेटेड किससे, पंचायती राज से रिलेटेड था, एक्सटेंशन से रिलेटेड था। तो अब आते हैं नेक्स्ट, एग्जेम्प्टेड स्टेट। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, टिल वेस्ट बंगाल का भी अगर हम देखें, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, वो है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, जहाँ पे आपका गोरखा गोरखा हिल काउंसिल काम करती है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा अपना शेड्यूल ट्राइब का जो भी आपका स्वशासन रहता है, सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम रहता है, वो आपका यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। एट प्रेजेंट ये आपका एग्जेम्प्टिव स्टेट है। वेस्ट बंगाल का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का गोरखा हिल काउंसिल यहाँ पे आपका वर्किंग है। तो ये थे आपके। और फिर आता है कि भाई जो आपका पंचायती राज है, दैट इज अंडर द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनिशियली अगर हम बात करें, ये आपका आर्टिकल 40 के अंदर है। और यहाँ पे पार्ट 9 के बारे में जब हम बात करते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब होता है, तो वहाँ पे आपका 243 से 243 ओ, जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये है 243 डी, जो आपका रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द SC ST, ठीक है, अदर OBCs, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 243 डी, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि भाई रिजर्वेशन कहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करें रिजर्वेशन, तो ये जो रिजर्वेशन है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, वहाँ पे आपका SC का रिजर्वेशन नहीं है। ये आपका 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका 2000 के अंदर आता है, वहाँ से इसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। बिकॉज यहाँ पे आपके मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपके शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो एट प्रेजेंट आपको पंचायती राज जो आपका लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, किस तरह से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, बिल आता है, राजीव गांधी, VP सिंह, नरसिम्हा राव, 1992, 1991, कितना स्ट्रगल इसमें देखने को हमें मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। हमने देखा इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कमेटी से आते हैं। जैसे आपका GV के राव कमेटी कौन सी है, बलवंत मेहता कमेटी, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो कब का प्रोग्राम था, कौन सी गवर्नमेंट उस समय आपका कार्यरत थी। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। जितना भी इसमें मैंने आपको कंटेंट अभी तक बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि मैंने इसमें जो भी आपका बनने वाले क्वेश्चंस थे वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता चुका हूँ, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। तो जो भी इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इसमें आपके बनने वाले थे, क्योंकि मैंने इसमें आपको कमेटीज़, मैक्सिमम कमेटीज़ के बारे में बताया, ठीक है। ये जो PV नरसिम्हा राव वाला इसमें बीच में कॉन्सेप्ट आता है ना 1992 के अंदर, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई PV नरसिम्हा राव आते हैं कि भाई कब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल आता है और कब इसको पास किया जाता है। तो 22 दिसंबर, एक बार इसको नोट कीजिएगा आप, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस। 22 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992, एंड राष्ट्रपति की जो इसमें आपका अप्रूवल मिलता है वो आपका 20 अप्रैल 1993 के अंदर। तो जो आपका 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, दैट कम इनटू फोर्स 1993, कितना 24 अप्रैल, एंड इज सेलिब्रेटेड एज पंचायती राज दिवस, पंचायती राज डे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1992 PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। तो आई होप आपको वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कोई भी डाउट आपको इससे रिलेटेड रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मेरे चैनल को करें आप सब्सक्राइब, और लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। और कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। ओके।